हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रैश कोर्स की सेकंड क्लास। ये क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई भी फी आपको पे नहीं करनी है। हम यहाँ पे कर रहे हैं बायोलॉजी की एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अब बायोलॉजी की लाइन से बाहर नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम 3 क्लास का काम एक ही क्लास में कर रहे हैं। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को समझ भी रहे हैं और प्रीवियस में जो क्वेश्चन पूछे गए लाइन पे वो भी डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम उन पॉइंटों पे बात कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाने वाले। तो आप क्लास को अच्छे से समझे, एनसीईआरटी की बुक को साथ में लेके बैठे और एक नोटबुक भी साथ में लेके बैठे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे आपको नोट भी करने। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हम क्या है, हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी की लाइनों पे जाएंगे। अब हम करने वाले क्लास को स्टार्ट। इससे पहले का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज बात करने वाले हैं स्त्री केसर से। क्या होता है, यहाँ पे स्त्री केसर में 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम भारती काग्र। क्या बोलते हैं? भारती काग्र। दूसरा जो इसका लंबा भाग होता है तंतु की तरह पतला, उसे बोलते हैं वार्तिका। और नीचे का जो इसका भाग होता है फूला हुआ, उसे बोलते हैं अंडाशय। अब ये जो नीचे इसके भाग है, ये है पुष्पासन। ये स्त्री केसर का भाग नहीं है, ये पुष्प का भाग है जिसपे पुष्प टिका होता है, वो है ये। यहां तक क्लियर हो गया? 3 पार्ट्स हो गए। अब यहाँ पे परागण बात को देखेंगे, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे समझना जरूरी है। यहाँ पे परागण होता है तो परागकण यहाँ पे आते हैं भारती काग्र पे। ये हो गया। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। ये हमने कल क्लियर कर लिया था कि स्त्री केसर मिलके क्या बनाती है, स्त्री केसर मिलके जायांग बनाती है। और जायांग जो होता है वो स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व में मतलब शो करता है। तो ये बात हमने कल कर ली थी। जायांग क्या है? पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब शो करता है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये भी हमने कल बात कर ली थी कि जायांग किससे मिलकर बना होता है? स्त्री केसर से मिलकर बना होता है। एक स्त्री केसर भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अब उसने यही बोला है। अब जायांग क्या है? जायांग में कई सारी स्त्री केसर भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। अगर जायांग में एक स्त्री केसर है तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम एक अंडपी। यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखना, स्त्री केसर का दूसरा नाम अंडप है और गुरु बीजाणुधानी का दूसरा नाम बीजांड है। तो मैं कहीं गुरु बीजाणुधानी को बीजांड बोल दूंगा, कहीं गुरु बीजाणुधानी बोल दूंगा, दोनों का मतलब एक ही है। कहीं हम इसको स्त्री केसर बोल देंगे, कहीं हम इसको अंडप बोल देंगे, बात एक ही है। क्लियर? तो एक अंडपी का मतलब एक का मतलब एक, अंडपी का मतलब अंडप, तो इसमें एक अंडप होता है। बहु स्त्री केसर मीन्स बहु अंडपी, बहु का मीन्स बहुत सारे, अंडप का मीन्स स्त्री केसर। तो ये यहाँ पे कितने पॉइंट है? 2 ही पॉइंट है, एक अंडपी और बहु अंडपी। फिर उसके बाद जब स्त्री केसर जायांग के अंदर एक से ज्यादा होंगे, तो जैसे ये उंगली है, ये अलग भी हो सकती है इस तरह से, और ये इस तरह से जुड़ी हुई भी हो सकती है। अलग मीन्स स्वतंत्र और जुड़ी हुई मीन्स संयुक्त। तो यहाँ पे जब एक से ज्यादा होंगे तो वो क्या हो सकते हैं? आपस में संगलित हो सकते हैं, जुड़े हो सकते हैं, उसको वो क्या बोलते हैं? युक्त अंडपी। और स्वतंत्र होंगे तो उन्हें बोलेंगे वियुक्त अंडपी। क्लियर? यहां तक ये 4 पॉइंट है बस। इसके आगे क्या है? अभी हमने देखा स्त्री केसर में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? वार्तिकाग्र, वार्तिका और अंडाशय। क्लियर हो गया? अभी मैंने इसीलिए बताया था क्योंकि लाइन में आया हुआ है। वार्तिकाग्र परागकणों के अवतरण मंच का काम करता है। इसका मीन्स परागकण क्या होते हैं? परागकण वार्तिकाग्र पर आते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे वार्तिकाग्र पे
आगे पराकरण, उसके बाद देखो बाढ़ती का क्या है, दीर्घ पतला भाग होता है, हमने देखा था पतला सा दीर्घ भाग था, और ये हो गया पतला भाग हो गया। उसके बाद हमने देखा था फूला हुआ उभरा हुआ जो भाग था वो क्या था, अंडाशय था, अंडाशय था। अब बात आती है गर्भाशय गुहा। गर्भाशय गुहा का मीन्स होता है, यहाँ पे समझो ये गर्भाशय, ये क्या है, ये वार्तिकाग्र, ये वार्तिका, और ये अंडाशय। अंडाशय के अंदर जो खाली जगह होती है उसे क्या बोलते हैं, गर्भाशय गुहा बोलते हैं। तो इसको क्या, इसके अंदर क्या होता है, गर्भाशय गुहा होती है। क्लियर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये बताया है कि अपरा, अपरा के बारे में बताया कि अपरा आपने क्या है फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी। और फिर उसके बाद देखना है हमें कि गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर अपरा स्थित होती है। अब यहाँ पे क्या है, अपरा स्थित होती है। अब यहाँ पे इस डायग्राम को समझ लोगे तो बेहतर रहेगा, अगले वाली लाइन क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, पहले वार्तिकाग्र, फिर वार्तिका, और फिर उसके बाद होता है अंडाशय। अंडाशय के अंदर जो खाली जगह होती है उसे बोलते हैं हम गर्भाशय गुहा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। अब अंडाशय के अंदर जो होती है वो होती है गुरु बीजाणुधानी या बीजांड। जैसे हमने नर जनन अंग में देखा था, वहां पे क्या थी, लघु बीजाणुधानी, इसी तरह यहाँ पे होती है गुरु बीजाणुधानी। जैसे हमने वहां पे लघु बीजाणुधानी की संरचना पढ़ी थी, अब हम गुरु बीजाणुधानी मीन्स बीजांड की संरचना देखने वाले। तो ये तो समझ आ गया, अंडाशय गुहा होगी और अंडाशय गुहा के अंदर होती है गुरु बीजाणुधानी या बीजांड। अब हम देखने वाले हैं बीजांड की संरचना। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बीजांड कहां से निकलता है, कहां से उत्पन्न होता है, अपरा से उत्पन्न होता है। ये पीले कलर से मैंने दिखाया है, तो यहां से क्या होगा, बीजांड निकलेगा, बीजांड उत्पन्न होगा, बीजांड बनेगा। फिर हम अगर देखें किसकी संरचना, बीजांड की मीन्स गुरु बीजाणुधानी की, तो क्या होता है, इसमें एक आपको छोटा सा डंठल दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं बीजांड बिरंत। बीजांड का मीन्स बीजांड और बिरंत का मीन्स डंठल। तो ये बीजांड का क्या है, डंठल है। जहां से उत्पन्न हुआ उसे क्या बोलते हैं, अपरा बोलते हैं। फिर उसके बाद ये जो आपको संरचना दिख रही है इसको बोलते हैं हम बीजांड काय। बीजांड काय का मीन्स जैसे आप हैं, आपकी बॉडी मीन्स काया, तो ये बीजांड है, तो बीजांड की क्या है, ये बीजांड की काया है। इसके ऊपर आपको दो कलर से मैंने बनाए हैं, दो आवरण दिख रहे हैं। तो बीजांड में एक या दो आवरण होते हैं, जैसे हम हैं, हम ऊपर से कपड़े पहने हुए हैं, तो कपड़े क्या हुए हमारे, आवरण, और हमारे इसके अंदर जो बॉडी है वो हुआ हमारा काया मीन्स बॉडी। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, दो इस पे आवरण होते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं अध्यावरण। क्लियर, इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाओं का जो समूह होता है इसे बोलते हैं बीजांड काय मीन्स बीजांड की काया। अब ये जो बीजांड काय होता है, यहां से क्वेश्चन उठते हैं अगली लाइनों से, इंपोर्टेंट है, पूछे भी गए हैं बहुत क्वेश्चन और पूछे भी जाएंगे, ध्यान से समझना। बीजांड काय की और बीजांड काय की बात होगी हमारी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, गुरु बीजाणुधानी की संरचना को अब अच्छे से समझना, आगे का जो भी इसका स्टेप है। ये हो गया बीजांड काय हो गई। उसके बाद यहाँ पे ये बीजांड बिरंत और बीजांड काय जिस जगह पर, ये पीले कलर से किया है मैंने, जुड़े होते हैं उसे नाभिक बोलते हैं। नीट में ऑलरेडी पूछ चुका है ये क्वेश्चन। नाभिक, इसको क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। अब ये जो सामने जहां पे आवरण नहीं है उसे बोलते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार का मीन्स तो आप जानते हैं, गेट, रास्ता जहां होता है वो है ये। इसके जस्ट विपरीत में होता है जो ये वाला भाग होता है, ये वाला पोर्शन होता है, इसे बोलते हैं निभाग या कैलोजन। कैलोजन हो गया। अब ये थी हमारी किसकी, बीजांड की संरचना। ध्यान रखना कौन सा सिरा कहाँ होता है, किसके विपरीत में निभाग होता है, कहाँ से ये निकलता है, अपरा से निकलता है, कहाँ पे बीजांड बिरंत बीजांड काय जुड़े होते हैं, नाभिक पे, ये सब पॉइंट याद रखने, ये पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। क्लियर, अब आपको समझ आ गया होगा। अब अगली लाइनें हम आराम से कर सकते हैं। कल भी मैंने बताया था जो ये बीजांड होता है इससे बनता है बीज, और ये जो अंडाशय होता है इससे बनता है फल या फल वित्ती। क्लियर, अब यहाँ पे अब मान लो एक पॉइंट और ऐड कर लो, यहाँ पे बीजांड एक होगा क्योंकि बीजांड बीज बनाता है, बीजांड एक तो बीज भी एक। बीजांड अगर ज्यादा होंगे तो बीज, क्योंकि बीजांड से बीज बनता है, जितने बीजांड होंगे इतने बीज बनेंगे। अब आपको एक एक लाइन बहुत ही क्लियरिटी से समझ में आने वाली है। वो हो गया।
अब देखो कहां से, गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर अपरा होती है, हमने देख लिया अपरा होती है जहां से ये आता है, ये तो बोला है कि फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा, हाँ पढ़ा होगा। अपरा से उत्पन्न होता है, अपरा से क्या उत्पन्न होती है, अपरा से उत्पन्न होती है दीर्घ बीजाणु धानी, और जिसे हम क्या बोलते हैं, बीजांड भी कहते हैं। अब अंडाशय में क्या हो सकता है, में बीजांडों की संख्या एक हो सकती है, मैंने अभी बोला था एक होगा तो एक ही बीज बनेगा। जैसे एग्जांपल आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं गेहूं धान, और अनेक मतलब बहुत सारे भी हो सकते हैं, तरबूज आपने सबने खाया होगा, बहुत सारे बीज होते हैं। बीज क्यों है बहुत सारे, क्योंकि बीजांड बहुत सारे होंगे, जिससे बने होंगे बहुत ज्यादा होंगे, तभी तो वो बहुत ज्यादा होंगे, क्लियर सी बात है। एग्जाम्पल आपको याद रखने पपीता तरबूज आर्किड, इंपॉर्टेंट है। अब आता है गुरु बीजाणु धानी बीजांड, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एक एक पॉइंट आप आराम से कर लेंगे। देखो क्या है, हम किसकी बात करने वाले हैं, आवृत बीजी बीजांड। आवृत बीजी मैंने कल भी बताया था, आपको समझ आ क्या होगा, आवृत बीजी अनावृत बीजी क्या होते हैं। अब बीजांड क्या है, बीजांड एक छोटी सी संरचना है, हाँ अंदर है छोटी संरचना है, बीज भी छोटा होता है तो बीजांड कौन सा बड़ा होगा। जो बीजांड बिरंत डंठल, जिसे बीजांड बिरंत कहते हैं, द्वारा अपरा से जुड़ा होता है, अभी देखा था हमने डंठल द्वारा अपरा से जुड़ा होता है। बीजांड की काया, बीजांड की काया, बीजांड की काया, और इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरह से नहीं लिख रखा है। हाँ ये हो गया। अब बीजांड बिरंत के साथ कहां पे जुड़ती है, नाभिक में, अभी हमने देखा था कहां जुड़ती है, नाभिक में। इंपॉर्टेंट है, सब पॉइंट नोट होने चाहिए, याद होने चाहिए। नाभिक बीजांड, बीजांड एवं बीजांड बिरंत के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब संधि बिंदु को बताता है जहां पे ये जुड़े होते हैं, अभी हमने बात की थी। उसके बाद क्या है, प्रत्येक बीजांड में एक या दो क्या होते हैं, अध्यावरण आवरण होते हैं, अभी बात की थी, बताया था मैंने, एक या दो होते हैं। और किसका काम करते हैं, संरक्षण ही तो करेंगे, ये सुरक्षा ही तो करेंगे। आवरण हम कपड़े पहने हुए, हमारी सुरक्षा तो कर रहे हैं, बाहर से सुरक्षा करते हैं। अब अध्यावरण की बात करें तो बीजांड के चारों ओर से घेरे रहता है, अभी देखा था घेरे हुए था, और कहाँ घेरे हुए नहीं था, अभी मैंने बोला भी था, देखो बीजांड द्वार पर ये घेरे हुए नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, छोटे से रांद को छोड़कर बाकी में सब चारों तरफ से घेरा होता है। अभी हमने बात की थी बीजांड द्वार के जस्ट नीचे की साइड में, विपरीत साइड में कौन था, निभाग कैलोजन था, जो क्या होता है, बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद रखना। आधारी का मतलब जिसपे वो आपको पता है, जो नीचे होता है वो आधारी होता है। दीवार खड़ी है, नीचे जो है उसकी क्या है, नींव, उसका आधार है, क्लियर, जिसपे वो टिका होता है उसका। तो नीचे क्या है, नीचे क्या देखा आपने, नीचे आपने निभागी देखा, तो वो आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है एनसीईआरटी की, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट। अध्यावरण से घिरे हुए कोशिकाओं के समूह का भी हमने देखा था, उसके बीच में क्या थी, कोशिकाओं का समूह था, जिसे क्या बोल रहे थे हम, बीजांड काय बोल रहे थे। बीजांड काय केंद्र की कोशिकाओं में क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं उसमें आहार होता है, क्यों होता है आगे हम बात करने वाले हैं, आहार भरा होता है उसमें। अब बीजांड काय भ्रूण या मादा युग्मोद्भिद बीजांड में स्थित होता है, यहां तक हमने समझ लिया, पॉइंट समझ आगे होंगे, आगे के पॉइंट अब समझ में आएंगे जब आप उसको करोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो मैंने आपको दिखाई थी, आपने शायद देखी या नहीं, देखो मैंने अलग कलर से शो किए, ये कोशिका मैंने अलग कलर से शो किए, इसे बोलते हैं हम गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। जैसे कल बताया था, जो लघु बीजाणु को जन्म देती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जो गुरु बीजाणु को जन्म देती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। तो वहां पे सब कोशिकाएं काम कर रही थी बीजाणु बनाने का, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही कोशिका काम करती है बीजाणु बनाने का, बाकी कोशिकाएं काम नहीं करती। बाकी क्या करती है हम देखने वाले हैं। तो बात चलेगी अब इसकी, जो इसके अंदर एक कोशिका है, ये क्या करती है आगे चल के, वो हम देखने वाले हैं। एक एक पॉइंट समझेंगे, आप टेंशन ना लें। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है। इसमें हुआ अर्धसूत्री विभाजन, कल बता चुका हूं अर्धसूत्री समसूत्री क्या होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ, चार क्या बनी, इससे चार कोशिकाएं बनी, चार कोशिकाएं नहीं, चार गुरु बीजाणु बने। चार गुरु बीजाणु में से तीन नष्ट हो गए और इसने आगे वृद्धि की, इसने आगे वृद्धि की। कोशिका विभाजन जो होता है, यहाँ पे एक पॉइंट समझ लो, जिसको नहीं आता जिसको आता बहुत अच्छी बात है। जब कोशिका विभाजित होती है तो क्या होता है, पहले उसका केंद्रक विभाजित होता है, मींस जैसे समसूत्री है तो पहले एक केंद्रक से दो केंद्रक बनेंगे, फिर उसके बाद उनका कोशिका द्रव्य अलग होकर दो कोशिकाएं बन जाएंगी। तो कहने का मीन्स ये, पहले केंद्रक दो होंगे फिर उसके बाद कोशिका दो बनेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि
केंद्रक लगातार विभाजन करते रहते हैं, कोशिकाएं अलग नहीं होती, वही यहाँ पे होने वाला है। देखो क्या हुआ, तो ये क्या करेगा, एक गुरु बीजाणु वृद्धि करेगा, और जब ये वृद्धि करेगा तो यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। अब मैंने बताया था एक केंद्रक से दो केंद्रक बने, लेकिन कोशिका ने विभाजन नहीं किया, कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं हुआ। इसी तरह से दो बने फिर दो से चार बने, आपको पता है समसूत्री में डबल होते जाते हैं, चार बने, चार से आठ बने, बन गए आठ। और आठ बनने के बाद ये चेंज हो गया किसमें, भ्रूण कोश में, इससे बन जाता है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में क्या होता है, जो आठ केंद्रक हैं, तो आठ केंद्रक में यहाँ पे 7 कोशिका बनती है, अभी पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट है, पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। कितनी बार विभाजन हुआ, कितनी कोशिकाएं होती हैं भ्रूण कोश में, कितने केंद्रक होते हैं, ये सब पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। तो क्या होगा, यहाँ पे दो केंद्रकों ने सहायक कोशिका बना ली, एक केंद्रक से अंड कोशिका बन गई, और तीन ने प्रति वेश्यांत कोशिकाएं बना ली, तीन बची ये दो केंद्रक की बड़ी कोशिकाओं में ऐसे ही रहते हैं, इन्हें बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। अब आगे की डिटेल आपके समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या होगा, ये जो बीजाणु मात्र कोशिका थी किसमें कन्वर्ट हो गई, किसमें, भ्रूण कोश में। अब खुद दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे। अब ये किसमें चेंज हो गई, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका भ्रूण कोश में। तो अब यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे हमारा भ्रूण कोश, क्या है अभी यहाँ पे, क्योंकि ये भ्रूण कोश में चेंज होगी, भ्रूण कोश। अब आप साफ साफ देखो कि भ्रूण कोश किसके अंदर है, बीजांड काय के, यही उसने बोला है, आगे की लाइंस आप समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब इसने बोला है ना, बीजांड काय भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद बीजांड काय में स्थित होता है। देखो सिंपल सी बात है, वो ये बोलना चाह रहा है कि ये जो भ्रूण कोश होता है वो किसमें स्थित होता है, बीजांड काय में, बीजांड की काया में स्थित होता है। अब यहाँ पे बोला है, ये लाइन में ध्यान रखना कि एक बीजांड में सामान्य एक अकेला भ्रूण कोश होता है जो गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको, हाँ एक बीजाणु विकास बोलते हैं इसको, एक बीजाणु विकास यहाँ पे है या शायद आगे है, लेकिन एक बीजाणु विकास इसको बोलते हैं। आपने देखा ना कि क्या बना यहाँ पे, ओनली और ओनली एक ही, क्या किया, एक ही गुरु बीजाणु ने क्या बनाया, भ्रूण कोश बनाया। तो सीधी बात है, एक अकेला ही भ्रूण कोश होता है जो एक बीजाणु से निर्मित होता है, क्योंकि 3 बीजाणु नष्ट हो गए थे। क्लियर। अब आता है गुरु बीजाणु जनन। ये गुरु बीजाणु जनन आपको मैं दिखा चुका हूं किस तरह से, मैंने तो भ्रूण कोश तक बता दिया आपको कैसा होता है, तो ये पता है आपको, बता दिया मैंने। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या होता है, गुरु बीजाणु की संरचना प्रक्रम क्या कहलाता है भाई, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। मीन्स गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणुओं को बनना ही गुरु बीजाणु जनन कहलाता है, ये बोलना चाह रहा है। अब बीजांड प्राय एक अकेला गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बीजांड काय के बीजांड द्वारी क्षेत्र में विकलित होता है। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे क्या होगा, बीजांड में क्या होगा, एक अकेला गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से, मीन्स एक अकेली गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बनेगा, कहाँ पे, एक अकेला गुरु बीजाणु। कहने का मतलब ये है कि एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से एक बीजाणु बनेगा जो द्वार क्षेत्र पे होगा। सिंपल, यहाँ तक यही बोला है। ये एक बड़ी कोशिका है, अभी मैंने बड़ी करके दिखाई थी बीच वाली कोशिका, औरों से बड़ी थी वो, जो संघन जीव द्रव्य से समाहित होती है और सुस्पष्ट इसमें केंद्रक होता है। ये नॉर्मल सी बात है, होता है ये कोशिकाओं में ऐसा, लेकिन जीव द्रव्य इसमें संघन होता है। अब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है, देख चुके हो आप, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजर रही है और क्या बना रही है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए का क्या महत्व होगा, तुम्हें पता है कि गुणसूत्रों की संख्या आदि करनी होती है, इसीलिए होता है ये। तो क्या अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम फलस्वरूप क्या 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, हमने देख लिया, जिसमें से 3 नष्ट हो जाएंगे, यही बोलेगा ये आगे। देखो यहाँ पे ये हो गया ना, हाँ। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, गुरु बीजाणु में से ये, हाँ यहाँ से देखो अधिकांश पादपों में, हाँ ये अधिकांश पादपों में क्या होगा, गुरु बीजाणु में से क्या होगा, आपको पता है कि एक तो कार्यशील होगा, मीन्स एक ही काम करेगा, बाकी अन्य
अपरिवर्तित क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अपभ्रष्ट का मतलब नष्ट हो जाते हैं। केवल कार्यशील गुरु बीजाणु क्या करता है, युग्मोद्भिद भ्रूण कोष के रूप में विकसित हो जाता है। अभी देखा था हमने, भ्रूण कोष बना दिया था उसने। फिर आगे क्या है, उसने बोला एक अकेला गुरु बीजाणु भ्रूण कोष बनाने की विधि को क्या बोलते हैं, एक बीजाणु विकास। मैं बोल रहा था ना कि शायद आगे हो सकता है ये, लेकिन मुझे तो बताना था कि एक बीजाणु विकास, क्योंकि एक ही बीजाणु से विकास हुआ, 3 नष्ट हो गए। ये आपको समझ आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे की जो लाइंस मैंने समझाई थी, जो लाइंस थी वो देखो क्या था, मैंने बताया था अभी आपको इस तरह से। यहाँ पे देखो ये होगा, बीजाणु बना गुरु बीजाणु ने क्या किया, समसूत्री विभाजन, 2 केंद्रक बनाए, ये 2 है, 2 से फिर 4 बने, 4 से फिर 8 बने, 8 से ये चेंज हुई, फिर कोशिकाओं में 7 कोशिकाएं बनाई। यही बोलने वाला आगे, यही बोलेगा वो आगे जो आपने देखा था। देखो भ्रूण कोष के निर्माण का थोड़ा और विस्तार से अध्ययन करेंगे, भूल गया, चलो कर लेंगे। क्रियाशील गुरु बीजाणु क्या करता है, केंद्रक समसूत्री विभाजन होता है, 2 क्या बनाता है, केंद्र की न्यूक्लियाई बनाता है, जो विपरीत ध्रुवों पर की ओर चले जाते हैं। हमने देखा था ना, एक ऊपर बना रहे थे, एक नीचे बना रहे थे, बीच में तो नहीं लगाए थे ना, तो विपरीत ध्रुवों पर जाते हैं वो। 2 अन्य किर्मिक समसूत्री विभाजन, किर्मिक का मतलब 2 और होते हैं, 2 और होते हैं। हाँ, यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने विभाजन हुए ये बनने में, कितनी कोशिकाएं बनी। तो देखो, एक विभाजन हुआ, दूसरा हुआ, और फिर क्या हुआ, तीसरा। तो इसका मतलब 3 समसूत्री विभाजन हुए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि गुरु बीजाणु से भ्रूण कोष बनने में कितनी बार समसूत्री विभाजन होता है, 3 बार समसूत्री विभाजन होता है। 8 केंद्रक बनते हैं और 7 कोशिकाएं बनती हैं। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ भी सकता है, याद रखना ये तीनों पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है, ये हो गया। अब ये वही दे रखा है, देखो विभाजन समसूत्री कितनी बार, लगातार विभाजन होता रहता है। किर्मिक का मतलब एक के बाद एक समसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या, 4 केंद्रीय न्यूक्लियाई, तुम्हें पता है पहले 2 बनेंगे, फिर 2 से 4 बनेंगे, फिर उसके बाद 4 से 8 न्यूक्लियाई बने, भ्रूण कोष की रचना करते हैं। ये हमने देखा, भ्रूण कोष बना रहे थे इस तरह से। समसूत्री विभाजन का सही अर्थ है, ये समसूत्री विभाजन नहीं है, इसको हम मुक्त केंद्र की बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन दे सकता है कि ये समसूत्री है मुक्त केंद्र की। मुक्त केंद्र की विभाजन इसलिए है क्योंकि लगातार केंद्रक ही विभाजन, मुक्त का मतलब होता है फ्री तरीके से, फ्री रूप से क्या, लगातार केंद्रक विभाजित होते जा रहे हैं। तो बेटर है कि आप इसको समसूत्री ना बोल के मुक्त केंद्र की बोले। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन वो पकड़ लेता है एग्जाम में और क्वेश्चन मार्क्स से बना देता है। तो क्या है, समसूत्री इसको ना बोल के बेटर रहेगा कि हम मुक्त केंद्र की बोले। क्लियर। जो केंद्र के विभाजन से तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना द्वारा नहीं अनुपालित किया जाता। पहले बताया आपको, भित्ति नहीं बनती, पहले लगातार केंद्रक बनते हैं, केंद्रक के बाद उनपे केंद्रकों पे भित्ति आती है, तब जाके भ्रूण कोष बनता है। यही बोला उसने कि लगातार क्या होता है, कोशिका भित्ति द्वारा नहीं अनुपालित किया जाता। 8 न्यूक्लियाई चरण के पश्चात, पहले बताया ना 8 पहले केंद्रक बने थे, उसके पश्चात कोशिका भित्ति बनती है, तब जाके कोशिका बनती है, यही बोला था। और जो विशिष्ट मादा युग्मोद्भिद भ्रूण कोष के गठन के रूप में लेती है, मैंने ये तो आपको समझा चुका हूं मैं। पहले 8 केंद्रक बने, फिर उसके बाद कोशिका बनी, मतलब ये कि पहले केंद्रक विभाजन हुआ, उसके बाद भित्ति आई। सीधी सी बात है, सिंपल सा बोल रखा है, हमने समझ लिया, उसके बाद यहाँ पर लिया। अब मादा युग्मोद्भिद, कल भी मैंने बताया था, जो मादा युग्मक को जन्म देगा वो मादा युग्मोद्भिद। तो भ्रूण कोष के अंदर क्या बना, अंड मीन्स अंडा, और अंडा क्या है, मादा युग्मक, इसीलिए से मादा युग्मोद्भिद बोल रहे हैं, मादा युग्मक को जन्म देने वाला। क्लियर, बस बात खत्म हो गया अपना। ये भी कितना हार्ड लगता है, सिंपल सिंपल है, बिल्कुल ऐसे पढ़ना। अब क्या होगा, 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति से घिरे होते हैं। ये लाइन इंपोर्टेंट है, ये सब लाइन में इंपोर्टेंट है, कितने विभाजन हुए, कितना हुआ, मुक्त केंद्र की हुआ, समसूत्री हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ, एक एक लाइन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, पूछे भी जाएंगे। यहाँ पे अब तुम्हें पता है 6, ये भी लाइन इंपोर्टेंट है, वो पूछ लेगा किसमें से 8 में से 6 भित्ति से घिरे हुए हैं, और बीच वाले 2 घिरे हुए नहीं थे और कोशिका में संयोजित रहते हैं। शेष बचे 2 न्यूक्लियाई ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं, जो अंडोपकरण के नीचे बड़े केंद्रक के कोशिका में स्थित होते हैं। ये सब हम कर चुके हैं, सिंपल समझ आ गया होगा। एक बात ध्यान रखना कि एनसीईआरटी में जो मैंने ये डायग्राम बनाया है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लाइन में तो बोला है उसने, लाइन में जो बोला है वो बोला है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, किसके,
इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, लेकिन एनसीईआरटी में डायग्राम उल्टा बना रखा है और बोलता है इसके अकॉर्डिंग। इसलिए ध्यान रखना, आप इस टाइप से याद करके जाना, इस टाइप से बना के जाना। इसीलिए मैंने ऐसा बनाया ना कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे पता लाइन में तो बोल रहा है इसको और बनाया उसने उसमें अलग, तो मिस्टेक तो होगी ना, इसीलिए इसको करके जाना। पृथ्वी विषयांत कोशिका नीचे बनाना, अंडक ऊपर बनाना, लाइन क्लियर जाएगी, वरना आप डिसबैलेंस करोगे वहां पे। क्लियर? तो ये हुआ हमारा क्लियर। अब चलते हैं आगे, भ्रूण कोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण। हाँ, अब यहाँ पे कौन कौन सी कोशिकाएं थी हमने देखी थी, अभी देखी थी ना, वो ही बोल रहा है यहाँ पे। देखो भ्रूण कोश के अंदर क्या होता है, वितरण होता है इस तरह से। ये तो कोई लाइन इंपोर्टेंट नहीं है। अब देखो बीजांडद्वारी सिरे पर 3 क्या होती है, 3। देखो ये किसके अकॉर्डिंग बोल रहा है, जो मैंने डायग्राम दिया उसके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा, क्योंकि एनसीईआरटी में एक तो ऊपर दे रखा है, सही है, वो एक जो दे रखा है अकेला वो गलत दे रखा है, उसमें नीचे दे रखा है, लेकिन दिया किसके अकॉर्डिंग है, जैसे मैंने बनाया वैसा बनाना, उसके अकॉर्डिंग ही ये लाइनें बोल रहा है, इसीलिए मैंने ऐसा बनाया, ये होगा। अब देखो 3 कोश का समूह, अंडउपकरण, अंडउपकरण बोलते हैं उसको, किस किस को मिला के बोलते हैं, किस किस को, अंड कोशिका तो सहायक कोशिका, तीनों को मिलाकर अंडउपकरण बोलते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। समुच्चय का निर्माण करता है, जिसमें इसमें अंड समुच्चय उपकरण के अंतर्गत कौन कौन आता है, देखो 2 सहायक कोशिकाएं आती हैं और एक अंड कोशिका आती है, ध्यान रखना है। मैंने बोला इंपोर्टेंट है, जहां इंपोर्टेंट होगा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताऊंगा। 3 मैंने तभी तो बोला 3 काम एक साथ कर रहे हैं, पहले पूछे गए क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन, सबसे इंपोर्टेंट तो ये आने वाले कहां से आएगा, और फिर रिवीजन। ये हो गया बीजांडद्वारी छोर, जिसे क्या कहते हैं हम, तंतु रूपी समुच्चय कहते हैं। पर एक क्या होता है, पर शेष सहायक कोशिकाओं स्थूलन होने लगता है। मतलब जो सहायक कोशिकाएं होती हैं उनसे एक संरचनाएं बनती हैं जो सहायक कोशिकाओं में पराग नली के दिशा निर्देश को प्रदान करते हैं, दिशा बताने के लिए भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, इसका कहने का मीन्स क्या है। इसका कहने का मीन्स ये है कि यहाँ पे मैंने छोटे छोटे तंतु बनाए हैं सहायक कोशिकाओं पे, और इन तंतुओं का काम होता है, जब पराग यहाँ पे पराग नली आएगी, निषेचन होगा, युग्मक आएंगे, तो यहाँ पे ये दिशा बताते हैं कि आपको पराग नली को, कि आपको इधर आना है, बस ये बोला था इसने। योग्य हमारा योग्य, देखो ये बोल रहा था कि दिशा बताते हैं तंतु रूपी समुच्चय, इसको क्या बोलते हैं हम, तंतु रूपी समुच्चय बोलते हैं, जो क्या होता है, दिशा बताता है पराग नली को। सहायक कोशिकाओं में से जाता है वो नीचे को, और पराग नली को दिशा बताता है, इंपोर्टेंट है। उसका एक ही काम है, वो ये है, तंतु रूपी समुच्चय का एक ही काम है, वो ये याद रखना। और उसके बाद 3 अन्य कोशिकाएं होती हैं जो निभागीय क्षेत्र में होती है, देखो है ना, उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग निभागीय नीचे वाले क्षेत्र में होती है, उसे क्या बोलते हैं, पृथ्वी विषयांत कोशिकाएं बोलते हैं। और वही बृहद केंद्रक कोशिका, बृहद केंद्रक कोशिका जैसे कि पहले बताया गया है, जो ध्रुवीय न्यूक्लाई, जो बड़ी वाली कोशिका थी, जो बड़ी वाली कोशिका रह गई थी ना, क्योंकि 3 ऊपर हो गई, 3 नीचे हो गई, और बीच में जो बड़ी कोशिका रह गई उसकी बात कर रहा है ये। क्या बड़ी वाली जो कोशिका होती है उसमें कितने होते हैं, 2 ध्रुवीय न्यूक्लाई होती हैं, बस। अब ये वाली लाइन देखो, यहाँ से क्वेश्चन क्या है पूछता है, कोशिका, वैसे मैंने पहले ही बता दिया, एक प्रारूपीय आवृतबीजी भ्रूणकोश परिवक्त होने पर क्या करता है, 8 न्यूक्लाई होते हैं, उसके अंदर कितने न्यूक्लाई होते हैं, 8 न्यूक्लाई होते हैं, और 7 कोशिकाएं होती है। क्लियर? आगे हम बात करें, ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, आगे हम बात करेंगे किसकी, परागण की। अब बात करने वाले हैं परागण। परागण क्या होता है पहले समझ लो, आपको पता है, ये पढ़ चुके हैं हम। परागकोश होता है, परागकोश के अंदर परागकण होते हैं, परागकण होते हैं, तो सीधी सी बात है, लैंगिक जनन में क्या होगा और क्या होगा, तो लैंगिक जनन में नर युग्मक मादा युग्मक के साथ जब तक निषेचन नहीं करेगा, लैंगिक जनन होगा ही नहीं। इसका मीन्स ये हुआ कि नर युग्मक को मादा युग्मक तक ले जाना पड़ेगा, निषेचन कराना पड़ेगा, तब लैंगिक जनन होगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मानो मानव है, तो क्या है, वो चल के जा सकते हैं ना, चल के जा सकते हैं, उसके बाद निषेचन कर सकते हैं। यहाँ पे पेड़ थोड़ी चल के जा सकते हैं, तो इसलिए वो नर युग्मक जो होते हैं, मादा युग्मक जो होते हैं, चल नहीं सकते, इसलिए वो बोलता है कि अचल होते हैं वो, इसलिए उन्हें किसी और माध्यम से ले जाना पड़ता है। जैसे मान लो कोई भी एक इंसान है, उसकी टांगे नहीं है, चल नहीं सकता, तो क्या करोगे, बाइक पे किसी भी चीज पे बैठाकर, उसको बैठाकर आप कहीं पे दूसरी जगह ले जाओगे। इसलिए यहाँ पे परागकण चल नहीं सकते, उन्हें हमें ले जाना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं परागकण। कहां से कहां तक ले जाएंगे, परागकोश से
बाढ़ती काग्र तक लेके जाएंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे उसने ये बोला है, अब देखो परागण यही तो होगा। अब कितने तरह का होता है वो भी बताने वाला हूँ, पहले हम समझ ले परागण होता क्या है। बस क्या होगा, परागकोश का बाढ़ती काग्र तक जाना जो होता है वही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। अब यहाँ पे देखो ये पूर्ववर्ती भाग में आप पढ़ चुके हैं कि क्या है, हमारे पास नर युग्मक था और मादा युग्मक था, क्या था, परागकण और भ्रूण कोश में पैदा होते हैं। ये पता नहीं उसने क्या लिखा है जी, तो मैं तो बस इतना पता है कि मादा युग्मक क्या होता है, नर युग्मक, नर युग्मक क्या होता है, परागकण में, सिंपल सा समझ लो, ये लाइन ऐसी देता है मिक्स करके। नर युग्मक किसमें पैदा होते हैं, नर युग्मक किसमें पैदा होते हैं, पराग कोश में और पराग कोश में पैदा होते हैं। और मादा युग्मक किसमें पैदा होते हैं, भ्रूण कोश में पैदा होते हैं। और कौन कौन होते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक किस किस में पैदा होते हैं, किसमें, पराग कोश में और भ्रूण कोश में। इन्होंने तो अलग ही मूवी दिखाई है, पता नहीं क्या ये हो गया। अब दोनों क्या होते हैं तुम्हें पता है, दोनों युग्मक क्या होते हैं, अचल होते हैं। निषेचन संपन्न करने के लिए यही तो बोले, चल नहीं सकते वो, दोनों को एक ही साथ लाना होता है। ये कैसे संपन्न होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परागणिक प्रक्रिया, ये बोल रहा था, युग्मकों को लाना वो अचल होते हैं, उसे परागण बोलते हैं। अब आता है कैसे कैसे होते हैं परागण, यही है देखो, परागकणों का क्या होता है, परागकोश से झड़ने के पश्चात स्त्री केसर के कहाँ पे लाते हैं, बाढ़ती काग्र तक स्थानांतरित करते लाते हैं, संचरण को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ध्यान रखना, परागण और परागकण। बस परागण की प्राप्ति के लिए पुष्प पादपों ने एक आश्चर्यजनक अनुकूलन व्यू विकसित किया है। ये तो कोई बात नहीं है, सिंपल सी बातें ये आप पढ़ लेना। ये परागण को प्राप्त करती हैं, बाह्य कारक का उपयोग करते हैं। और ये अब यहाँ पे बाह्य कारकों का उपयोग करते हैं, ये भी चीज समझो। परागकण मीन्स नर, परागकण तो आपको पता है परागकण नर युग्मक नहीं है, उसके अंदर होता है नर युग्मक। तो क्या होता है, परागकणों का बाढ़ती काग्र तक ले जाना है, हम किस किस माध्यम से कर सकते हैं, किस किस विधियों से कर सकते हैं, किस किस हम अभिकर्मक का यूज लेते हैं, तो वो कीट है और जल है, वायु है। ये यहाँ पे इन्होंने कुछ बताने की कोशिश की है। परागण के प्रकार, अब बात करेंगे परागण के प्रकार कितने तरह का होता है। तो परागण जो होता है वो 3 तरह से होता है, 3 तरह से। पहले समझो, पहला पॉइंट समझ आया, परागकण को कहां तक ले जाना, बाढ़ती काग्र तक ले जाना है। परागकण को बाढ़ती काग्र तक ले जाना है, इसे क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। किस किस से लेके जाते हैं, कौन कौन लेके जाता है, कीट लेके जा सकते हैं, और भी जो जीव है वो लेके जा सकते हैं, जल लेके जा सकता है और वायु लेके जा सकती है। ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर, ठीक। क्यों लेके जा रहे हैं, कि वो चल नहीं सकते, उन्हें लेकर जाना पड़ेगा, क्लियर। फिर आता है कितनी तरह का होता है। देखो पहला तो क्या है, हमने देखा था हमारे पास उभयलिंगी पुष्प होते हैं, जिनमें दोनों अंग एक ही में होते हैं, नर और मादा दोनों अंग होते हैं। जैसे ये है देखो, नर अंग भी है, मादा अंग भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसी पुष्प में से ये परागकण निकला और इसी पुष्प में पहुंच गया, तो इसको बोलते हैं स्वयुग्मन। कौन सा है ये, स्वयुग्मन या स्व परागण भी बोल सकते हो आप। अगर दूसरा क्या है कि दोनों पुष्प हैं तो एक ही पौधे पे लगे हुए, लेकिन इससे परागकण निकला और इसकी बाढ़ती काग्र तक पहुंचा। समझो एक ही पौधे पर है, पहले क्या था, एक ही पुष्प के अंदर, दूसरा पौधा एक ही है लेकिन पुष्प दूसरा है, तो इसे बोलेंगे समजातीय परागण। क्या, समजातीय परागण। देखो जाति का मतलब एक ही जाति के हैं, एक ही पौधे के हैं, तो समजातीय परागण। तीसरा हो सकता है कि वो एक पौधे के एक पुष्प से निकले और दूसरे पौधे के पुष्प पर पहुंचे, इसे बोलते हैं परानिषेचन या परपरागण। क्लियर। तो 3 तरह से ये होता है और यहाँ पे 3 तरह का बताया गया है। यहाँ पे देखो, ये स्वयुग्मन मैंने समझा दिया अच्छे से। स्वयुग्मन क्या होता है, स्वयुग्मन पता है एक ही से आते हैं और उसको स्वयुग्मन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं, यहाँ पे पॉइंट याद रखने हैं कि स्व परागण के लिए शर्त क्या क्या होती है, इंपोर्टेंट है, याद रखने हैं। क्या, पहले तो
परागकोश वाटिका का खुला और अनावृत होता है। क्या होता है? और पूर्ण संयुग्मन अपेक्षाकृत दुर्बल होता है। दुर्लभ कब होता है? कम होता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारा परागकोश और वाटिका क्या है? खुले हुए हैं तो वहां पे स्वयं परागण के चांस कम होते हैं, पर परागण के ज्यादा होते हैं। दिमाग से सोचो, खुला हुआ है तो बाहर से भी तो आ सकता है परागकण, तो स्वयं परागण के चांस कम, पर परागण भी तो हो सकता है ना। लेकिन अगर बंद हुआ तो, पुष्प अगर बंद हुआ तो अंदर ही अंदर होगा। यही इसने बोला है कि अगर खुला हुआ होगा तो चांस घट जाते हैं। क्यों घट जाते हैं? क्योंकि आपको पता है बाहर से आ सकता है, खुला हुआ है पुष्प, बाहर से भी तो आ सकता है ना दूसरे का, तो लेकिन बंद होगा तो ज्यादा होंगे। यही बोला उसने, अगर खुला होगा, अनावृत होगा तो क्या होगा? दुर्लभ होगा, चांस कम रहेंगे। अब यहाँ पे उसने बोला है कि पुष्पों में स्वयंगमन के लिए क्या होना चाहिए? पराग और वाटिका की वियुक्ति के लिए क्रम समकालिता समकालिता की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये होता है कि दोनों परिपक्व एक साथ होने चाहिए। कौन कौन? परागकोश भी उसी के समय परिपक्व होना चाहिए, और हमारा वाटिका अग्र भी दोनों एक साथ क्या होनी चाहिए? परिपक्व होनी चाहिए। परिपक्व का मतलब यंग, जवान। ऐसा नहीं है बच्चे की शादी आप बड़े की शादी बच्चे से कैसे कर दोगे? वो बच्चा है, सीधी सी बात है। तो दोनों जवान होने चाहिए तभी तो शादी होगी ना। यहाँ पे वही सिस्टम याद रखना कि दोनों एक साथ जवान होने चाहिए तभी उनकी शादी हो सकती है, तभी यहाँ पे निश्चेषण हो सकता है। ये हो गया। अब पहली कंडीशन शर्त याद रखना, पहले क्या होना चाहिए? वो दो एक साथ वो होने चाहिए, समकालित होने चाहिए, मतलब परिपक्व होने चाहिए। और दूसरा, एक दूसरे के पास होने चाहिए। दो पॉइंट यहाँ पे इंपोर्टेंट है कि स्वयं परागण के लिए क्या क्या होना चाहिए? समकालिता होनी चाहिए और दोनों एक दूसरे के पास होने चाहिए। पास होंगे तभी तो गिरेगा अच्छे से, दूर दूर होगा तो साइड गिर जाएगा। अब आता है यहाँ पे एग्जाम्पल है कि कुछ ऐसे भी हैं जिसमें क्या, ताकि स्वयं परागण हो। ये तो हो गया। स्वयं परागण की दो शर्तें याद रखनी है आपको बस। यहाँ पे कुछ ऐसे पुष्प हैं दोनों जिनमें दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। याद रखना एग्जाम्पल दोनों कौन कौन से? ये वायोला या पांसी, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना कॉनकुआ, ये दोनों प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। कौन से? उन्मीय परागणी और अनुन्मील्य परागणी, दोनों प्रकार के पुष्प। और ये जो होते हैं अनुन्मील्य, ये क्या होते हैं? इन पे आवरण होता है, ये बंद होते हैं। उन्मील्य परागणी क्या होते हैं? ये खुले होते हैं। अभी मैंने बताया था अगर बंद पुष्प होगा तो उसमें कैसा परागण होगा? स्वयं परागण। खुले पुष्प में पर परागण। स्वयं परागण हो सकता है लेकिन पर परागण यहाँ पे मोस्टली देखा जाता है। अब देखो क्या होगा, अनुमूल्य में क्या होगा? अनावृत नहीं होते, मतलब बंद होते हैं। बस यही पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे अनुमूल्य में क्या होते हैं? बंद होते हैं। और इसमें क्या होता है? और परागकोश इनके एक दूसरे के क्या होते हैं? नजदीक होते हैं। ये दोनों शर्तें किसके लिए हैं? एक तो वो बंद होने चाहिए पुष्प, और दूसरे क्या? वाटिका परागकोश पास पास होने चाहिए। किसकी शर्त थी? हमने देखा था स्वयं परागण की थी। ये दोनों शर्तों को पूरा करता है, इसका मतलब इसमें स्वयं परागण होता है। यही दे रखा है। अनुमील्य परागणी पुष्प सदैव स्वयं युग्मन करते हैं, स्वयं परागण करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटिका काटकोश पर परागण अवसर ही नहीं होते। बंदे तो अवसर कहाँ से आएंगे? बस ये तीन पॉइंट याद रखने हैं। यहाँ पे ये इसकी शर्तें याद रखनी कैसे कैसे होता है, और यहाँ पे ये याद रखना है इसका। यहाँ पे इतना याद रखना है, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, बस इतना याद रखना है। यहाँ पे उन्मील्य में कैसा होता है? यहाँ पे स्वयं परागण होता है। बस इतने पॉइंट याद रखने हैं यहाँ पे। दोनों के एग्जाम्पल, इनमें किस तरह का होता है? स्वयं परागण के लिए शर्त क्या होती है? अब आता है समझातीय परागण। मैंने बता दिया था क्या होगा। एक ही पादप के एक पुष्प के परागणों का दूसरे पुष्प पे जाना हमने समझ लिया था, उसे स्थानांतरण होने क्या कहलाता है? समझातीय परागण कहलाता है। अब इसने बोला क्रियात्मक रूप से ये क्या है? पर परागण है। क्रियात्मक रूप से मीन्स, क्रियात्मक का मीन्स होता है इसमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अभिकारक तो लग रहे हैं ना, लग रहे हैं। स्वयं खुद तो नहीं जा रहे। स्वयं परागण में क्या ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ पे ये है, और यहाँ से बिना किसी अभिकारक के नीचे गिर जाएगा।
तो इनमें कोई अभिकर्मक लगा ही नहीं। लेकिन इसमें क्या दूसरे पुष्प तक लेके जाओगे तो अभिकर्मक तो लगेगा ना। इसलिए बोल रहा है कि अगर हम क्रियात्मक रूप से देखें, एजेंट के रूप से देखें, कारक के रूप से देखें तो ये क्या है, पर परागण है। समझाती है परागण लगभग स्वयं जैसा ही होता है, क्योंकि इसमें परागण उसी पादप से आते हैं। फिर आता है परनिषेचन। परनिषेचन भी मैंने बता दिया क्या होता है, दूसरे से आता है। यहाँ पे क्या होता है, देखो विभिन्न पादपों के परागकोश से पादपों के वाटिका तक परागण स्थानांतरण होता है, ये मैं बता चुका हूँ। वही लाइन है, यहाँ पे कुछ नहीं। अब यहाँ पे अगर देखें हम तो यह केवल अकेला प्रकार का परागण है जिसमें क्या होता है, अनुवंशिक भिन्न प्रकार के परागणों का आगमन होता है। सीधी सी बात है, जब एक ही पुष्प था तो उनका अनुवंशिक पदार्थ डीएनए क्या होगा, सेम होगा। अलग अलग होंगे तो डिफरेंट होगा, इसलिए ये बोला है। क्योंकि तुम्हें पता है समजातीय परागण था तभी पुष्प वो ही था, अलग तो नहीं था ना। और क्या था, स्वपरागण था तब भी, तो दोनों कंडीशन में एक ही था, इसलिए वहां पे अनुवंशिक पदार्थ सेम होगा और इसका केवल डिफरेंट होगा, ये उसने बोला। यहां तक क्लियर? आगे चलें। यहाँ पे देखो उसने, यहाँ पे आपको सिंपल पॉइंट है, यहाँ पे आपको पढ़ लेने हैं, बस सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या, अजीबीय परागण। अजीबीय परागण जो होता है ये, और पहले कौन सा होता है, वायु वाला होता है। एक मिनट रुकिए आप। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे परागण के अभिकर्मक कारक कौन कौन होते हैं, मैंने बता दिया था कौन कौन से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे जीवीय होते हैं, अजीबीय होते हैं। कौन से होते हैं, दो अजीबीय होते हैं। कौन कौन से, वायु जल, और एक जीवीय होता है, प्राणी होते हैं। इसमें इनका उपयोग किया जाता है। सिंपल लाइन है, यहाँ पे आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे अजीबीय में आपको भाई बस एक चीज याद रखनी है आपको, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे अगर क्रम देखें तो सबसे ज्यादा जीवों में होता है, उसके बाद वायु में, उसके बाद जल में होता है। सिक्वेंस ये रहता है। अगर हम देखें तो परागण सबसे ज्यादा किससे होता है, जीवों से, फिर वायु से, फिर जल से। प्रबलता देखें सबसे अच्छा किससे होता है, तब भी यही क्रम रहेगा, जीवों से, वायु से, जल से। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इंपोर्टेंट है, अगर आप अजीबीय करा रहे हो वायु से करा रहे हो, किससे करा रहे हो, वायु से, तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए ये याद रखना आपको। क्या होनी चाहिए, परागण कैसे होनी चाहिए, हल्के होने चाहिए, चिपचिपाहट रहित होने चाहिए। दोनों पॉइंट पता होने चाहिए, रटना नहीं है, फील करो। भारी परागण होंगे तो वायु लेके कैसे जाएगी, चिपचिपे होंगे तो वो तो चिपके रहेंगे, हवा तो लेके नहीं जा पाएगी। बस इसलिए दोनों समझ के याद करना, ये हो गया, ताकि वे हवा के झोंकों से जा सके, इसलिए बोला ऐसे होने चाहिए। दो पॉइंट याद रखने हैं। और इसके बाद अक्सर बेहतर अनावृत पुंकेसरों से युक्त होते हैं, ये हो गया। और बृहद और पिच वाटिका, बस ये पॉइंट याद रखने, दो ये और दो इसके। बृहद का मतलब बड़ी होनी चाहिए, पिच का मतलब इस तरह से दबी हुई होनी चाहिए। जब हवा के झोंके से उड़ के आएगा तो बड़ी होगी तो गिरने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ऐसे करके दबी हुई होगी बीच में से तो बीच में फंस जाएगा परागण। तो ये दो पॉइंट और ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल सी बातें हैं बस। ये हो गया, ये हो गया, और बाकी कुछ नहीं है। आज की क्लास को अब हम यहीं पे क्लोज करते हैं। क्या मैंने बोला था कि एक दो दिन हमारी क्लासें छोटी छोटी रहेंगी, जिससे आप समझने की कोशिश करें, अच्छे से सीखें उसको। फिर क्या करेंगे, हम कंप्लीट क्लास में कंप्लीट चैप्टर को कराएंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आप इसे अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें।